जय हिंद दोस्तों। फिर हम आज लेकर आप लोगों के लिए वीडियो है। अगला वीडियो वही जहां से हम कल जहां अंत किए थे, हम फिर वहीं से आज शुरुआत करेंगे। हम ब्रह्मांड पढ़ा रहे थे, ब्रह्मांड पूरा खत्म नहीं हुआ था। बस हाँ, तो पहले हम थोड़ा ब्रह्मांड का चित्र बना लेते हैं। चलो इसी पेन को ले लेते हैं। इसमें हम आज आपको तारामंडल व नक्षत्र के बारे में बता देते हैं। अब देखिए, ये हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा। कहीं कहीं मेरे से थोड़ी गलती हो जा रही है लिखने में। मैं बोल रहा हूँ कुछ और, लिखा जा रहा है कुछ और, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और बाकी थोड़ा आप भी इसको कोऑपरेट करने का कष्ट करिएगा। अब हमारी आकाशगंगा है। इसमें हम पहले सूर्य को दिखा देते हैं। सूर्य को रेड से दिखा देते हैं। अब ये सूर्य है, ये गैलेक्टिक केंद्र है, मतलब कि गैलेक्सी का केंद्र, गैलेक्टिक केंद्र। यहाँ से यहाँ की दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष। पिछली वाली वीडियो में मैं ब्रह्मांड का व्यास बता रहा था, वहाँ पे भूल गया था, लेकिन मैंने फिर बुक में देख के मैंने वहाँ एडिट कर दिया है। आप देख लीजिएगा। ये यहाँ से इसकी दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष है। जो सूर्य है वो इसकी परिक्रमा कर रहा है, और इसकी एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। एक परिक्रमा को 25 करोड़ वर्ष में यह एक परिक्रमा करता है। और उस एक परिक्रमा, इस एक परिक्रमा को ही सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष कहते, सॉरी दोस्तों, सौर वर्ष नहीं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं उसको। सौर वर्ष तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष। अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद मैं इसमें दिखाता हूँ आप लोगों को दूसरे कलर से। अब नक्षत्र, अब देखिए, ये ऐसे ऐसे ये जो हुआ बड़े तारे का समूह हुआ, इसको कहते हैं तारामंडल। तारामंडल थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। इसके बाद दूसरा वाला मैं कलर लेके और नक्षत्र को बनाता हूँ।
ये नक्षत्र बन रही है। छोटे तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अब तारामंडल की संख्या 88 कहीं दे रखा है किसी बुक में, लूसेंट में 88 दे रखा है, और बाकी दूसरे बुकों में 89 दे रखा है। जो ऑप्शन आए एग्जाम में उस पे उसको टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद जो नक्षत्र की संख्या है, ये रही नक्षत्र। नक्षत्र नक्षत्र की संख्या 27। अब ये सूर्य जो है, एक नक्षत्र को मतलब कि एक माह में, एक महीने में ये माह में 2.15 लगभग नक्षत्र पार करता है। नक्षत्र पार करता है और 12 महीनों में 27। क्या मैंने बोला कि एक माह में 2.15 लगभग नक्षत्र पार करता है? नहीं दोस्तों, नक्षत्र तो पूरे इस समूह को नक्षत्र बोलेंगे, ये तारों को पार करता है। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये नक्षत्र की संख्या 27 नक्षत्र ही होगा यहाँ। अब देखें तारामंडल में, अब थोड़ा फैक्ट पे आ जाइए। अगले स्लाइड में बता देता हूँ। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। अब इसी में मैं कल भी बताया था कि सप्तऋषि, अब सप्तऋषि दो हैं, एक है बृहत, एक है लघु। लघु वाले को बोलते हैं माइनर, इसको बोलते हैं मेजर। तो इसी को बोलते हैं कि अब ये जो सप्तऋषि है उसको उर्सा बोलते हैं, उर्सा। उर्सा, तो उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, इसमें भी 7 तारे, इसमें भी 7 तारे। ये ध्रुव तारा के अगल बगल ही दोनों रहते हैं, या इन दोनों के बीच में ध्रुव तारा रहता है। ध्रुव तारा। इसके बाद फिर और भी तारामंडल में नाम आता है, इसका सिग्नस का आता है, सिर्फ नाम बताने के लिए वो कर रहा हूँ। हाइड्रा का भी आता है, अम्ब्रिग का भी आता है।
मृग को ही ओरियन बोलते हैं, ओरियन। अब इतना तो समझ में आ गया कि सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, सप्तऋषि, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, ध्रुव तारा, सिग्नस, हाइड्रा, मृग। अब देखिए फिर मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ। इसके बाद तारों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं अपने सूर्य को बनाता हूँ। सूर्य, सूर्य से जो नजदीकी तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी कितनी दूरी है इसकी? तो 4.22 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी की, दूरी का मात्रक है। ये है सूर्य का नजदीकी तारा। नजदीकी तारा। इसके बाद सबसे चमकीला तारे का नाम सुने होंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे इसको। सबसे चमकीला तारा, साइरस, साइरस या डॉग स्टार, डॉग स्टार सबसे अधिक चमकीला तारा है। इसके बाद इसकी जो, ये सूर्य से कितना दूर है? 9 प्रकाश वर्ष, 9 प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी का लगभग 2 गुना ये साइरस या डॉग स्टार है। इसके बाद इधर, जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी से लगभग दूर ही हैं सप्तऋषि और उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, अध्रुव तारा। सिर्फ एक इमेज बनाने के लिए, याद रखने के लिए मैंने ऐसा मैप बना दिया, ऐसा मैंने चित्रण किया जो सिर्फ आपको याद रहे, दिमाग पे बना रहे कि प्रोक्सिमा सेंचुरी कहाँ है, साइरस कहाँ है, और ध्रुव तारा कहाँ है, सप्तऋषि कहाँ है, या उर्सा मेजर उर्सा माइनर क्या है। ये सब सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा मैप बनाया, बाकी आप समझने का प्रयास कीजिए। अब इसके बाद से यहाँ से जो है लगभग लगभग तारे का, या एस्ट्रोनॉमी में जो ब्रह्मांड का और आकाशगंगा का, यहाँ तक ही पूछता भी है एग्जाम में। इससे अगर अंदर जाएंगे, डीप में जाएंगे तो जानकारी मात्र रहेगी, लेकिन एग्जाम में जब आएगा ही नहीं तो क्या उसको जानकारी प्राप्त करके क्या फायदा होगा।
अपने को तो बस एग्जाम क्लियर करना है, उतनी जानकारी चाहिए। अगर एक बार एग्जाम क्लियर हो जाता है, इसके बाद हम हमारी तरह खुद आप खूब पढ़िए, खूब डीप तक जानते रहिए। बस यही है। इसके बाद हम आते हैं अब अपने सौर मंडल पे आएंगे। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं बताया था कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद मंदाकिनी, सुपर क्लस्टर, मैंने एक जगह जब वहाँ सीरीज लिख रहा था तो मैंने सुपर क्लस्टर को सुपर क्लर ही कर दिया है। इसके लिए यही मैं अपने वीडियो को देखता भी हूँ कि मैंने कहाँ गलती कर रखी है या कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। इसके बाद आती है आकाशगंगा। आकाशगंगा या गैलेक्सी, तारामंडल, नक्षत्र, सौर मंडल, सूर्य, पृथ्वी। हम यहाँ तक ब्रह्मांड भी कर लिए, मंदाकिनी भी कर लिए, सुपर क्लस्टर कर लिए, गैलेक्सी कर लिए, तारामंडल कर लिए, नक्षत्र कर लिए। अब हम आएंगे सौर मंडल पे। बस इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए, हम यहाँ लिखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब होता है सूर्य का परिवार। सूर्य का परिवार। अब सूर्य सौर मंडल का मतलब ये होता है कि सूर्य का परिवार, कहने का मतलब ये है कि जिसे अपन परिवार में रहते हैं, जिस भी फैमिली से हो, उसमें जो घर का मुखिया होता है, उसी के नाम से उस पूरे परिवार को जाना जाता है। जैसे आपके पिताजी के नाम से, या आपके दादाजी हैं तो आपके दादाजी के नाम से। तो इस हिसाब से उसी तरह ये सौर मंडल को सूर्य ही सबसे बड़ा इसका सदस्य है। तो इसी वजह से सूर्य का परिवार कहा जाता है। अब इसमें सौर मंडल में मैं थोड़ा सदस्य के बारे में बता दूं, तो इसमें सूर्य एकमात्र तारा है। इसके बाद इसमें 8 उपग्रह ग्रह और प्लस अनेकों उपग्रह। हम बताएंगे कि कौन से ग्रह का कितने उपग्रह हैं, ग्रह का मतलब क्या है, ग्रह की परिभाषा क्या है, उपग्रह की परिभाषा क्या है। फिर क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु व अन्य आकाशीय पिंड। आपको थोड़ी सी मेरी राइटिंग उतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए समझने का। सूर्य प्लस 8 ग्रह, अनेकों उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और उल्का, वो अन्य आकाशीय पिंड से हमारा सौरमंडल बनता है। आप देखिए,
अब इसके उत्पत्ति अब सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पे सिद्धांत जो है, सिद्धांत के बारे में बता देता हूँ कि उत्पत्ति के संबंध में भी सिद्धांत हैं। तो सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है सौरमंडल वगैरह वगैरह, इस पे भी बहुत रिसर्च हुआ। तो इस पे भी 3 तरह के सिद्धांत आए। एक तारक सिद्धांत, कलर दूसरा ले लेता हूँ। एक तारक सिद्धांत, द्वितारक सिद्धांत, तीसरा जो है द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत, एक तारक सिद्धांत में है इमैनुअल कांट जिनको बोलते हैं, तो कांट व लप्लास, जिसने भी लगभग ज्योग्राफी पढ़ी होगी 11th क्लास में, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी आती है, वहाँ पे इसके बारे में अच्छे से दे रखा है। और मैं कल वाली वीडियो में मैं ये बोल गया था कि थोड़ा सा मैं कि एनसीईआरटी ही बेसिक बुक है जीके की। मैं वो यूपीएससी या जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी ही बेसिक बुक है, क्योंकि उनको ऐसा एक्सप्लेन करके पढ़ना रहता है और बिल्कुल डीप में पढ़ाई करनी रहती है। लेकिन अपन जैसे हम लोग वनडे की तैयारी करते हैं, तो वनडे में लुसेंट बुक्स बेसिक बुक है। लुसेंट को आप फॉलो कीजिए, आपका जीके जीएस एकदम मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। मैं वो गलती से एनसीईआरटी बोल गया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद द्वितारक सिद्धांत में, अब ये लुसेंट भी बनी है ना जो बुक, बिल्कुल उसमें एनसीईआरटी है उसी को उठा के पेस्ट किया है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत रिसर्च करके जोड़ दिया है। और फिर मैं भी लुसेंट को ही फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैंने भी दूसरे बुकों में या जो पेपर में आजकल वनडे एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, उसी हिसाब से मैंने फिर अपना नोट्स बनाया, उसके बाद मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। उसी कंटेंट को इकट्ठा किया, उसको फिर इसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। द्वितारक सिद्धांत, अब द्वितारक सिद्धांत में थे चेम्बरलिन और मोल्टन। मोल्टन ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, और प्लस दूसरा एक थे वो जेम्स जीन्स थे, उन्होंने एक दूसरा सिद्धांत दिया था। तो चेम्बरलिन और मोल्टन दिए थे तो ग्रहाणु का सिद्धांत दिए थे, और जेम्स जीन्स थे उन्होंने, जेम्स जीन है, जीन्स नहीं है, जेम्स जीन है, जेम्स जीन, जेम्स जीन, जेम्स जीन जो थे वो ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत दिए थे। अब इसके बाद द्वैतारक, इसको एच एन रसेल, इन्होंने पहले द्वैतारक सिद्धांत दिया, लेकिन इनका एक ही सिद्धांत है द्वैतारक सिद्धांत, बाइनरी जिसको बोलते हैं बाइनरी स्टार थियरी। एच एन रसेल पहले बाइनरी स्टार थियरी को आधार दिया,
इसके बाद जो प्रूफ करने का काम किया था वो थे लिलिटन। अब देखिए जब जैसे अब पूछेंगे, इसमें पूछने वाली बात ये है ना कि अगर एग्जाम में पूछता है कि द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया था, तो लिलिटन नहीं देता है। ऐसे प्राथमिकता ज्यादा लिलिटन को दी जाती है। लिलिटन नहीं देता है तो एच एन रसेल रहेंगे, तो उनको आप टिक लगाइएगा। यदि फिर से इधर अब कांट की जो थियरी है इसको गैसीय सिद्धांत बोलते हैं, लाप्लास की थियरी को निहारिका सिद्धांत बोलते हैं, चेम्बरलिन और मोल्टन के सिद्धांत को ग्रहाणु का सिद्धांत बोलते हैं, जेम्स जीन्स को ज्वारीय परिकल्पना बोलते हैं, एच एन रसेल या प्लस लिलिटन को द्वैतारक या बाइनरी स्टार थियरी बोलते हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, बाकी मैं फिर आगे लिखूंगा भी उसको। अब देखिए यहाँ मैं कांट की थियरी लिखना शुरू करता हूँ। गैसीय सिद्धांत। पहले हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़े, तो बिग बैंग थियरी सबसे सटीक मानी जाती थी। इसके बाद उसमें भी स्थिर अवस्था का सिद्धांत था, वो था इंटरनल एक्सप्लेनेशन की थियरी थी, दोलन का सिद्धांत था। तो इस हिसाब से फिर यहाँ पे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, 4.5 अरब वर्ष पहले माना जाता है इसे। तो इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे तो फिर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी सिद्धांत आएंगे। वहाँ पे भी ऐसे ही है, कोई किसी ने गैस का सिद्धांत दिया, किसी ने कुछ किसी का सिद्धांत दिया, और फिर आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब सुनिए ये कांट का सिद्धांत। अब कांट जो है बोलते हैं कि अब सौर मंडल में सब लोग ये सूर्य को तो पहले मानते हैं कि सूर्य सबसे पहले बना था ये सौर मंडल में। अब इसी से जो ग्रह बने हैं, उपग्रह बने हैं, या और आकाशीय पिंड जो इसके इर्द गिर्द बने चक्कर लगा रहे हैं, उनके बारे में ये बताते हैं कि ये पहले गैसीय गोला था। सूर्य गैसीय गोला था, ये बात सही है। इसको थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा। अब एक गैसीय गोला था, इसमें ये घूर्णन कर रहा था, इसकी घूर्णन बहुत तेज थी। इसकी वजह से इसमें से ऐसे जो गैस हैं निकल निकल के और ये ग्रहों का निर्माण किए। इन गैसों के कारण ही ग्रहों का निर्माण हुआ। इसका बस यही इतना सा कहने का कांट महोदय का बस इतना ही कहना था कि सूर्य एक गैस का गोला था, इसकी घूर्णन गति बहुत तेज थी, जिसकी वजह से इसके वातावरण से जो गैस थे, गैस ये घूर्णन गति से इसको बाहरी हिस्सों में चले आए, और इसके बाद इससे ही ग्रहों का निर्माण हुआ। इनका बस इतना ही कहना था। इसके बाद इसी का फिर टू कॉपी मार देंगे लप्लास। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता कहाँ से है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा आपको कि गैसियस का सिद्धांत किसका है, गैसीय सिद्धांत किसका है, तो कांट महोदय का। इसके इसके ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन ये है कि आपको अब गैसीय सिद्धांत है क्या, थोड़ा बहुत जानकारी रहेगी। आप मैप पे देखे रहेंगे, चित्रण के माध्यम से देखे रहेंगे, तो उस समय एग्जाम में याद आ जाता है कि नहीं यार ऐसा है,
उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी। तो इसी वजह से मैं इसके अंदर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसके बाद आते हैं लप्लास, निहारिका का सिद्धांत। निहारिका का सिद्धांत। अब देखिए, ये हम पहले सूर्य को बना लेते हैं, सन। अब ये बोलते हैं कि इन्होंने भी वही चीज बोला कि सूर्य पहले गैसीय गोला था, जिसका तापमान, गैसीय गोला, आग का गोला, तापमान बहुत अधिक था। तो इन्होंने बताया कि सूर्य के अंदर का जो तापमान था वो बहुत अधिक था और ऊपर का तापमान कम था। ये बात सत्य भी है कि जो है इसके अंदर का तापमान तो लगभग 1.5 करोड़ सेल्सियस के आसपास में है और ऊपर का तापमान लगभग सतह का तापमान लगभग 6000 सेल्सियस के आसपास में माना जाता है। तो ये बताते हैं कि अंदर का तापमान और बाहर के तापमान में अंतर के कारण जो ऊपरी सतह थी उसने छोड़ दिया इसको। ये बात ऐसे प्रूफ होता है जैसे कि मान लीजिए कि आलू अगर आप उबालते हैं तो क्या होता है कि अंदर का तापमान ज़्यादा रहता है, ऊपर का तापमान जो उसका छिलका रहता है उसका अलग ही तापमान रहता है। इसकी वजह से वो बिल्कुल छूट जाता है। तो ये हमारे सामान्य जीवन में तो बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन सूर्य के संदर्भ में भी वही सटीक बैठाना चाह रहे थे, नहीं बैठा। अब इसमें ये अंतर के कारण ये यहाँ से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इस अब लप्लास ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दे के या साक्ष्य दे के कहा कि ऐसा ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन किस आधार पे इसकी अस्वीकृत हो गया, मतलब इस सिद्धांत को गलत घोषित किया गया, वो था कि जो सूर्य की जो क्वालिटी थी और ग्रहों की क्वालिटी दोनों मैच नहीं खा रही थी, मतलब कि दोनों समान नहीं थे। इनकी पृथ्वी की क्वालिटी, अब मान लीजिए कि हम हमारे पास तो पृथ्वी का साक्ष्य सब कुछ है, सूर्य का प्राप्त करना था, लेकिन सूर्य का और पृथ्वी का जो भी गुण थे मैच नहीं खा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी अवधारणा गलत मानी गई। इसी आधार पे इनकी भी अवधारणा वही गलत मानी गई, क्योंकि ग्रहों का और सूर्य का दोनों का क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था। इनके बाद इसके बाद आता है चेम्बरलिन व मोल्टन। मोल्टन, इनका सिद्धांत है ग्रहाणु का सिद्धांत। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ इससे। ग्रहाणु का सिद्धांत। अब देखिए, ग्रहाणु में ये बताया कि चेम्बरलिन ने बताया, ओह सॉरी, एक सूर्य था, इसके बगल से एक तारा गया, एक सूर्य था, ये अपना सूर्य है, इसके बगल से ये तारा तारा इसके बगल से अपना घूर्णन करते हुए
निकल गया, जिसकी वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण जो था, इस इस तारे का, जो ये तारा है, इसका गुरुत्वाकर्षण अधिक था। अब गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बोले बोले तो एक ही बात है। तो इसका आकर्षण अधिक था, जिसकी वजह से सूर्य से गोल गोल के रूप में इसके खिंचाव के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा बताते हैं ये चेम्बरलिन और मोल्टन ग्रहाणु का सिद्धांत में। ये है ग्रह। ग्रह का निर्माण हुआ, लेकिन फिर यही बताया जाता है कि इनकी क्वालिटी तो मैच ही नहीं कर रही है। इस आधार पे इस सिद्धांत को भी असफल घोषित किया जाता है। लेकिन अपने काम का चीज क्या है? तो अपने काम का चीज ये है कि चेम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु का सिद्धांत दिया था। इसके बाद आते हैं ज्वारीय परिकल्पना। ये है जीन्स का। ज्वारीय, जेम्स जीन्स। जिम्स का। अब देखिए, इन्होंने भी वही बात बोली कि ये सन था, सूर्य, और फिर एक तारा, ये तारा था। अब ये बताते हैं कि ये भी तारा ऐसे ही कर रहा था, उनका ही जेम्स जीन्स भी चेम्बरलिन के ग्रहाणु सिद्धांत का ही कॉपी पेस्ट कर दिया था बस। ये तारा ऐसे जा रहा था, इसकी खिंचाव से बार बार ऐसे ज्वार की तरह, ज्वार की तरह बार बार सूर्य से पिंड निकल रहे थे। यही ग्रहों का, यही ग्रह कहलाए, या ग्रह का निर्माण हुआ, ज्वार की तरह निकल रहा था। अब ये भी परिक्रमा कर, सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है, और ये तारा भी परिक्रमा कर रहा है। तो इसकी वजह से ये इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी अधिक थी, तो बार बार सूर्य से छोटे छोटे पॉकेट के रूप में या ग्रहों का निर्माण हो रहा था। तो अब इसका भी वही आधार है कि इसका क्वालिटी मैच क्यों नहीं खा रही है। इसके बाद आता है फिर द्वैतारक का सिद्धांत। द्वैतारक का सिद्धांत। द्वैतारक का सिद्धांत या बाइनरी, बाइनरी स्टार थियरी इसका है। तो एच एन रसेल पहले दिए थे, अब बाकी प्रूफ करने का काम किसने किया था? तो लेलिटन ने। टन कर देते हैं इनको ऐसे। अभी नोट्स बनाइए तो ऐसे ही बना लीजिए, ताकि मान लीजिए कि कभी बाइनरी थियरी या ओके आप समझे रहेंगे तो फिर याद करने में, थोड़ा रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और फिर से कोई ऐसी घटना रहती है ना, किसी भी कॉन्सेप्ट के, अब कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो फिर वो याद आते हैं, तो बिल्कुल सटीक आ जाएंगे। अब आगे फैक्ट रटे रहेंगे तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो फिर कंफ्यूज ही हो जाता है फिर। और अक्सर मैंने देखा है कि एग्जाम में जाके आप एक बार कंफ्यूज हो गए जिस क्वेश्चन पे, आप उसको टिक मारेंगे, गोला दाग और रंग के आएंगे, या सीबीटी पे भी उसको क्लिक करते हैं,
तो साला गलत ही हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जिस पे कंफ्यूज होता हूँ वो गलत ही हो जाता है। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये याद करने के लिए मैंने ऐसा कर रखा है। अब देखिए, इन्होंने इसमें अब द्वैतारक में बाइनरी जो था ना, बाइनरी स्टार का मतलब कि दो तारा। तो इन्होंने पहले एक तो सूर्य को बताया, सन। इसके बाद एक बताया कि एक यहाँ एक तारा था, एक दूसरा तारा था। एक ये वृद्ध तारा था, वृद्ध तारा या सुपरनोवा, सुपरनोवा, अभिनव तारा, अभिनव तारा। इसको परफेक्ट रूप में सुपरनोवा ही बोला जाए। एक एक नया तारा था, अब ये सूर्य है। बाकी सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। अब देखिए क्या होता है कि ये सूर्य था, तो सूर्य, अब ये वृद्ध तारा में बताया कि ये अभिनव तारा में विस्फोट होता है, तो इस तारे में विस्फोट हुआ। ये दोनों एक सीरीज में ऐसे ऐसे अपना वो कर रहे थे। तो जो ये वृद्ध तारा था या अभिनव तारा है, इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट हुआ। अब विस्फोट होने के बाद कई पॉकेट में बट गया ऐसे। अब ये कई पॉकेट में बटने के बाद ये बने ग्रह, ग्रह का निर्माण हुआ। इसकी जो अंतिम अवस्था आती है वो बना ब्लैक होल। अंतिम अवस्था जो प्रथम तारा था, इसको जो इसका बचा हुआ रूप जो ब्लैक होल था, ब्लैक होल को थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे जो ब्लैक होल था वो ये प्रथम तारा को निगल गया, अपने में समा लिया। आप आज भी सुन रहे होंगे कि नहीं, ब्लैक होल में अगर कितनी भी तीव्रता की प्रकाश डाली जाए तो फिर वापस नहीं आती। तो वैसे ही प्रथम तारा को ही निगल गया। निगल जाने की वजह से ये ब्लैक होल भी खत्म हो गया, प्रथम तारा भी खत्म हो गया, ग्रह का निर्माण भी हो गया। ये सूर्य का और ग्रहों का गुण बिल्कुल मैच नहीं खाते। इसकी वजह से माना गया कि नहीं, ये थियरी बिल्कुल ठीक है। इसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व है, भर में है। पूरे विश्व भर में है, पूरी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये रही इसकी थियरी। बाकी आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ। द्वितारक सिद्धांत या बाइनरी स्टार थियरी एच.एन. रसेल ने पहले दिया था, उसको प्रूफ करने का काम लिलिटन ने किया। इसी वजह से लिलिटन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इस पे इसमें बाइनरी में 3 तारे आते हैं। एक सूर्य है, इसके बाद एक प्रथम तारा है, फिर एक है अभिनव तारा है या सुपरनोवा है। सुपरनोवा में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे पॉकेट में जो पिंड बने, उनसे ही ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद ब्लैक सुपरनोवा का बचा हुआ भाग ब्लैक होल कहलाया। ब्लैक होल प्रथम तारा को निकल गया, और निकलने के बाद अब देखिए इसमें और एक घटना होती है कि, चलिए मैं उसको आगे बताऊंगा। क्षुद्र पट्टी का और इसका आगे आएगा वो सब्जेक्ट। जब सौरमंडल पढ़ रहे हैं तो फिर क्षुद्र पट्टी या शनि पे वलय, अरुण पे वलय, 5 वलय अरुण पे हैं, 7 वलय शनि पे हैं, वो वलय कैसे बने उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बस आज तक यहीं पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर समझ में ना आया हो तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।